माइंस में जो खाली कोयला काटने के बाद जगह हो जाती है उसमें बालू भरना है, स्टॉकिंग करना है, वो नहीं हुआ है। नाइट्रोजन या कोई और ऐसी गैस है जिसको ज़मीन के नीचे बोरिंग करके पंप किया जाए जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करके ख़त्म करते। वो चाहते हैं कि लोग यहाँ से चले जाएं, ज़मीन खाली रह जाए। ये डीजीएमएस बिल्कुल मौन है। एक अपराधी की भूमिका में तो डीजीएमएस ही है। कोल तस्करी तो धनबाद में लगता है कि आधा कोयला जो निकलता है वो तस्करी में ही जा रहा है। मूलभूत समस्याओं को मुखर रूप से उठाने के रूप में विधायक सरयू राय जाने जाते हैं। किसी भी क्षेत्र की समस्या हो वो मुखर होकर उठाते हैं और जब तक समस्याओं से निजात नहीं हो जाता तब तक वो मुद्दे को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। अभी सरयू राय एक बार फिर से धनबाद में आ चुके हैं। केंदुआडीह में जो गैस रिसाव के मामले हैं उसको लेकर इन्होंने मुद्दे को उठाया है, वहाँ पर निरीक्षण भी किया है और भी कई तरह की समस्याओं से रूबरू हुए हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं आज के आगमन का। सर, आज आप धनबाद में एक बार फिर आए हैं, लगातार मुखर होकर समस्याओं को उठाते रहे हैं, फिर आज धनबाद में आपका आगमन हुआ है, क्या कारण है? केंदुआडीह में ज़मीन के नीचे से गैस का जो रिसाव हो रहा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन का अंश है और बीसीसीएल ने एक बड़ा चार्ट लगाया है कि कितना पीपीएम रहेगा हवा में ये गैस का हिस्सा, तो क्या खतरा हो सकता है। वहाँ पर कुछ टेक्निकल लोग थे जो नाप रहे थे कि यहाँ पीपीएम कितना है गैस का, तो 250 से 550 तक की स्थिति केंदुआडीह में दिखाई पड़ी। 550 इतना खतरनाक है कि 2-3 घंटा लगातार आदमी संपर्क में रहेगा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब वहाँ ये सवाल है कि आखिर ये गैस क्यों निकल रही है नीचे से ज़मीन के और अभी निकलना शुरू हुई है। इसका मतलब है कि नीचे जो अंडरग्राउंड माइनिंग हुई है उसका माइन क्लोजर प्लान लागू किया गया है, वह अधूरा है। माइंस में जो खाली कोयला काटने के बाद जगह हो जाती है उसमें बालू भरना है, स्टॉकिंग करना है, वो नहीं हुआ है। मुहाने पर दीवार दे के उसको बंद कर दिया गया है। अब अवैध माइनिंग के थ्रू उसका संपर्क हवा से होता है, ऑक्सीजन से होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये गैस बनने लगती है, आग लग जाती है। मतलब ये इसमें अवैध माइनिंग के कारण ही ये हो रहा है? अवैध माइनिंग मुख्य कारण है और डीजीएमएस और बीसीसीएल इन दोनों की लापरवाही या मिलीभगत इसका मुख्य कारण है। कहीं भी अगर माइनिंग की बात हो, वहाँ पर अगर सुरक्षा से संबंधित मामले होते हैं तो डीजीएमएस की जिम्मेवारी जो है वहाँ पर अहम मानी जाती है। पूरी जिम्मेदारी डीजीएमएस की है। डीजीएमएस को चाहिए कि एक श्वेत पत्र प्रकाशित करे कि 1914 से धनबाद में माइनिंग हो रही है, किस इलाके में कब माइनिंग हुई और वहाँ जो माइनिंग के बाद खाली जगह पड़ी है, माइनिंग क्लोजर प्लान में कितना में बालू भरा गया है, कितना खाली ऐसे ही है, इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित करे, वो दे, तभी हम समझेंगे कि वो अपनी भूमिका का निर्वाह सही रूप में कर रहा है। ये नहीं हो रहा है तो डीजीएमएस मुख्य दोषी है इसके लिए। तो आज आपने जो वहाँ निरीक्षण किया है, लोगों से वार्ता भी की है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वहाँ के लोग परेशान हैं। राहत शिविर बना है, जाकर शाम को दोपहर में खाना खा लेते हैं, फिर अपने घर में आ जाते हैं। अब घर में आते हैं तो बच्चों को कहीं बाहर भेज दिया है, अपने कहीं दूर रात में रहते हैं, गैस निकल रही है। बीसीसीएल के लोगों ने वहाँ पूरा दीवार पर और फर्श पर चूना पोतवा दिया है। एक और हो सकता था कि नाइट्रोजन या कोई और ऐसी गैस है जिसको ज़मीन के नीचे बोरिंग करके पंप किया जाए जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दे, ख़त्म कर दे। ये एक विकल्प है। इस विकल्प की ओर किसी का ध्यान जा नहीं रहा है और मुझे लगता है कि आज नहीं कल ज़रूर इसको अपनाएंगे लोग, ऐसा करेंगे। अच्छा, हम एक चीज़ समझना चाहेंगे, राज्य सरकार की तरफ से भी सचिव यहाँ आए हुए थे, जिला प्रशासन की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है, बीसीसीएल के जो डीजीएमएस हो, सीएमपीडीआई हो, सिम्फर हो या आईएसएम, तमाम तकनीक लोग वहाँ पे जांच कर लिए हैं। उनका कहना है कि ये गैस का रिसाव जो हो रहा है उस पर नियंत्रण कर पाना कठिन होगा, ऐसे में लोगों को यहाँ से रीलोकेट करना होगा। तो क्या लग रहा है? नहीं, सामान्य तरीके से कोई तकनीकी विशेषज्ञ से बात करिएगा तो यही कहेगा, मगर गैस के रिसाव की गंभीरता कितनी है, कितने क्षेत्र में है, इसका कारण क्या है, जब तक ये विशेषज्ञ नहीं बताते हैं तब तक उनका जो अनुमान है वो अनुमान अधूरा माना जाएगा और माना जाएगा कि वो चाहते हैं कि लोग यहाँ से चले जाएं, ज़मीन खाली रह जाए। ज़मीन खाली रहेगी तभी गैस निकलेगा।
उस गैस का कितना प्रभाव कितना दूर तक होगा इसके बारे में लोग नहीं बता रहे हैं। चाहते हैं कि वहाँ भी जो आबादी रह रही है वो आबादी वहाँ से चली जाए, हट जाए। लेकिन वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो बरसों से रह रहे हैं, उनका रैयती ज़मीन है अपना। जैसे राजपूत कॉलोनी की अगर हम बात करें तो वहाँ के अधिकांश लोग जो हैं बरसों से रह रहे हैं, तो वैसे में तो खाली करना उनके लिए मुश्किल ऐसे होगा। लोग मिले थे, वो बता रहे थे कि हम तो यहाँ के अवैध रैयत हैं जी। और कई दूसरों को हमने ज़मीन बेचा है, दिया है। कई लोगों ने ऐसे भी सरकारी ज़मीन है उस पर अतिक्रमण करके अपना आशियाना बना लिया है। तो एक बैग किसी को भी वहाँ से जाना मुश्किल होता है। कोई मनुष्य मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है कि यहाँ से उठाए और वहाँ रख दिए और उसी तरह से काम करता रहेगा। उसकी भावनाएं हैं। वहाँ वो कोई आदमी वहाँ दुकान कर रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई सेवा का काम कर रहा है, कोई किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। ये सारे लोग हट जाएंगे तो ये स्थिति तो वहाँ नहीं बना सकेगा जहाँ इनको भेज रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि लोग अगर वहाँ चले जाते हैं बेलगड़िया तो उन लोग का आवागमन की व्यवस्था निःशुल्क वो करेंगे, बस देंगे ताकि लोग यहाँ के रोजगार करें, शाम में वहाँ चले जाएं। ये संभव नहीं है। फिर आएंगे कैसे यहाँ जब यहाँ गैस निकल रही है, वातावरण दूषित है। तो फिर ये सलाह देना उनका कि यहाँ आएँ, रोजगार करें, फिर वहाँ चले जाएँ। क्यों गैस रात भर ही तो नहीं निकलती है ना, वो तो 24 घंटे निकलती है। इसलिए ये हास्यास्पद तर्क है प्रशासन का। और दूसरा क्या है कि हर समस्या के समाधान के विकल्प होते हैं, 1 2 3 4 विकल्प होते हैं। किसी भी तकनीकी विशेषज्ञ के सामने आप समस्याएं रखिएगा तो उसके आधार पर वो अपना रिजल्ट, अपना मंतव्य देगा। ऐसा नहीं कि वो समग्रता में अपने से विचार करेगा। तो आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से सिम्फर हो या कोई हो तकनीकी विशेषज्ञ, वो यही अपना मंतव्य देगा। मगर इसके और भी 1 2 3 विकल्प हो सकते हैं, उस विकल्प को अपनाने का प्रयास तो करें। ये क्या विकल्प आपके अनुसार क्या होना चाहिए? एक हो सकता है कि जहाँ तक आबादी है पहले तो पता करें जो गैस आ रही है उसका नीचे जो ऑक्सीडेशन हुआ है कारण क्या है और कितने बड़े पैमाने पर है और कब तक ये निकलती रहेगी। और दूसरा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रोजन या कोई दूसरा गैस हम नीचे डालेंगे तो इसका प्रभाव कितना कम हो सकता है, एक बार इस पर विचार तो करें। और दूसरा कि डीजीएमएस बिल्कुल मौन है। एक अपराधी की भूमिका में तो डीजीएमएस ही है। उसने अपराध किया है, माइनिंग क्लोजर प्लान नहीं देखा है, उसकी अवहेलना हुई है, इसको नहीं देखा है। अवैध माइनिंग नीचे हो रही है, चाल धंसती है, लोग मरते हैं तो ये न्यूज़ बनता है। मगर ये किसी मामले में अपना मंतव्य नहीं देते हैं। अवैध माइनिंग में चाल धंसे थे, आप भी आए थे, निरीक्षण भी किए थे, बावजूद इलाके में तक कोल तस्करी धड़ल्ले से जारी ही है। कोल तस्करी तो धनबाद में लगता है कि आधा कोयला जो निकलता है वो तस्करी में ही जा रहा है। और यहाँ कई लोग जो 5 साल 10 साल 15 साल में धनाढ्य हो गए हैं, समाज के कार्यक्रमों में पैसा फेंक रहे हैं, उनका चेहरा सबके सामने है। तो तस्करी हो रही है और ये तस्करी बिना प्रशासन की सहमति से नहीं हो सकती है। इसलिए पूरा राज्य सरकार का प्रशासन और केंद्र सरकार का प्रशासन और CISF ये सब इसमें मिले हुए हैं। और जो लोग शिकायत करते हैं उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टे उनको धमकी दी जाती है कि आपने यहाँ शिकायत किया है। नहीं, बाबूलाल मरांडी ने भी मामले को उठाया था, कई लोगों का नाम उन लोगों ने लिया था कि ये लोग संलिप्त है कोयला तस्करी में। उन्होंने नाम लिया था, मगर जो उन्होंने नाम लिया वो पर्याप्त है, आंशिक है, इस पर भी विचार हो सकता है। एक वक्तव्य दे देना बाबूलाल मरांडी जैसे नेता के लिए ये पर्याप्त नहीं है। अगर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो धनबाद में, तो इसको मुद्दा बनाना चाहिए और मुद्दा बना के सरकार के सामने इसको रखना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, कार्यक्रम करना चाहिए और सरकार की जो मिली भगत है उसको उजागर करना चाहिए। ये लगातार गंभीरता से उठाए जाने का विषय है। केवल एक दिन बयान दे देने और कुछ नाम जाहिर कर देने तक ही सीमित। लेकिन विधानसभा में उन्होंने ये मामला को नहीं उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें को रखा, लेकिन विधानसभा में मामला नहीं उठाया। हाँ, नहीं उठा। विधानसभा का छोटा सदन था, नहीं उठा। विधानसभा के बाहर भी उठाया जा सकता है, इसको गंभीरता है तो उठाया जाना चाहिए। मतलब इसमें अपना और पराया नहीं देखना पड़ेगा। धनबाद बड़ा शहर है, हो सकता है कि हमारे नज़दीक भी कुछ लोग इसमें शामिल हों, तो हम दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे और अपने लोगों को पर पर्दा डालेंगे। ये होगा तो ये सही नीयत नहीं होगी।
अच्छा, लेडी डूमर के मामले भी आपने उठाए थे, उस पर भी कई तरह के पत्र भी आए थे, डीसी को आदेश भी दिया गया था। अब तक मामला क्या फिर ठंडा बस्ती में चला गया? नहीं, ये मामला मैंने उठाया है, गलत जवाब इन्होंने दिया, मैंने अवमानना की नोटिस भेजा है, विशेषाधिकार समिति विधानसभा की विचार कर रही है। यहाँ के सीओ ने अपना मंतव्य दिया है, मेरे पास आया कि सीओ का जो मंतव्य है उस पर आप अपनी बात कहिए। मैंने लिख के विधानसभा समिति को दे दिया है कि ये बहुत गलत मंतव्य है और ये मामले को रफा दफा करने की चेष्टा है। और इन्होंने एक तो सीमित प्लॉट पर अपना वाद यहाँ स्वीकार किया और तोड़ने की नोटिस दिया। ये सबके सब प्लॉट सरकारी प्लॉट हैं और इसके विरोध में कोई निजी रैयत का दावा करने वाला डीसी के यहाँ चला जाता है और डीसी उसकी अपील स्वीकार कर लेते हैं। हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट खारिज करता है, और तब भी उसकी टिप्पणी को आधार बना के आप जो फोर्स मांगे एसडीओ से उसको कह देते कि फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताता है कि जिला प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। और उपायुक्त ने जो सीओ के ऑर्डर के खिलाफ में अपील स्वीकार किया है, कोई औचित्य नहीं है इसका। और लंबा डेट दे रहे हैं, अब 3 फरवरी का डेट दे दिया उन्होंने, अगली बार 6 महीने का डेट देंगे, मामला लटका रहेगा। तो ये मामले को लटकाने का प्रयास जो प्रशासन की तरफ से हो रहा है, इस अपील को तो तुरंत खारिज करना चाहिए कि सीओ जब कर रहा है कि ये 5 प्लॉट गैर मजरूआ हैं, सरकारी हैं, तो किसी निजी आदमी का अपील कैसे आप स्वीकार कर लेते हैं साहब? तो आगे अब क्या कुछ पहल करेंगे? नहीं, मैं तो उठा रहा हूँ, मैं तो केवल प्रशासन का चेहरा सामने रखना चाहता हूँ कि दिन दहाड़े कोई इस देश में ऐसा इतिहास नहीं होगा कि 1500 फीट लंबाई चौड़ाई में दीवार खड़ा कर दी गई और प्रशासन आज तक ये बताने के लिए तैयार नहीं हुआ कि खड़ा किसने किया है। कोई एक दिन में तो खड़ा नहीं हुआ होगा। तो प्रशासन की मिली भगत या प्रशासन का डर, इससे ही समझ में आता है कि या तो प्रशासन किसी दबंग से मिला हुआ है या प्रशासन भयभीत है उससे। ये स्थिति होगी तब तो ये प्रशासन की साख पर सवाल है। तो अब क्या इस मामले को अब आगे कैसे करें? नहीं, मैंने मंतव्य दिया है, अब सीओ और डीसी अपनी बात कहेंगे विशेषाधिकार समिति के सामने। तो मैं तो जो कानूनी तरीका है उस तरीके से इस मामले का हल करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने लेडी डूमर और दर्दा के किसानों को मैंने वचन दिया है कि मैं आपका संघर्ष मैं शामिल रहूँगा और न्याय दिलाऊँगा। एक सवाल और है, अब केंदुआ में आपने निरीक्षण कर लिया, लोगों से बात कर लिया, अब आपका क्या कुछ इसमें रहेगा? मेरा इसमें ये रहेगा कि मैं जो बातें सार्वजनिक रूप से आज कह रहा हूँ, राज्य सरकार, भारत सरकार के पास ही मैं इस विकल्प को भेजूँगा। और मुझे समय निकाल के आना पड़ेगा तो जो सिम्फर या और तकनीकी विशेषज्ञ जिन संस्थानों के आए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा कि मैं एक लेमैन की हैसियत से जो बात कर रहा हूं वो कैसे संभव नहीं है और आपके अनुसार स्थिति क्यों इतनी बदतर हो गई कुछ दिनों में, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये बात सामने आनी चाहिए। तो मतलब अभी क्या उन लोगों का जो रीलोकेट करने का बात चल रहा है उससे भी आप सहमत हैं? नहीं, मुझे व्यवहारिक नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि हमको केंदुआ के बगल में ही कहीं बसा दीजिए, आप मत बड़ा मकान बनाइए, हमको जगह ही दे दीजिए, हम बस जाएंगे, या भोली के आसपास में कहीं ज़मीन है जगह, वहाँ हमको जगह दे दीजिए। तो ये सरकार बेलगड़िया में ही ये BCCL सब ले जाने के लिए तैयार है वहाँ, जिसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वहाँ के लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अभी सरयू राय जी आए हैं, तो सरयू राय जी ने क्या आश्वासन दिया है? हो सकता है कि मेरे बारे भी वो लोग कल कुछ दिन के बाद यही बात कहें। मैंने इतना ही कहा है कि आपके बात को मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सामने उठाऊंगा और इस पूरे घटनाक्रम का जो असली पहलू है, जिसमें भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, जिसमें DGMS की भूमिका है, जिसमें BCCL की भूमिका है, जो अवैध खनन से संबंधित है, इस बात को भी मैं उजागर करूंगा। तो ये सरयू राय जी थे, विधायक सरयू राय। इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी केंदुआ डी में घटना घटी है उसमें पूरी की पूरी जिम्मेवारी DGMS की है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों से अगर कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है तो DGMS की भूमिका उसमें स्पष्ट नज़र आती है। और इनका कहना है कि DGMS ही सबसे दोषी है और DGMS ही
में ही भ्रष्टाचार व्याप्त है, डीजीएमएस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कई तरह के मुद्दों को भी इन्होंने उठाया है। इन्होंने कहा है कि जो लेडी डूमर के मामले इन्होंने उठाए थे उसमें प्रशासन की भूमिका पर भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि विशेषाधिकार के पास जो बातों को रखा गया है उसमें जो सुनवाई होगा उसके बाद ही अगला निर्णय लेंगे। लेकिन केंदुआडी में जो लोग त्रस्त हैं, वहाँ लोग स्थानीय जो परेशान हैं, उनकी समस्याओं को यह केंद्र और राज्य सरकार के पास रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें सहूलियत मिले, उनके हक में फैसला लें। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ निर्णय सामने आते हैं, किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, चाहे केंदुआडी के मामले हो या लेडी डूमर के मामले, इन तमाम मुद्दे पर किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं और विधायक सरयू राय का अगला कदम क्या होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।